आपने, चलो आप इधर देखो, आप ऑप्शन देखो, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए एक शुद्ध विलायक है, ठीक है, ये वाष्पीकृत हो रहा था, ये वाष्पीकृत हो रहा था, आपने एक और वाष्पशील अवयव इसके अंदर मिला दिया। आपने क्या किया, एक और वाष्पशील अवयव इसके अंदर पे मिला दिया, और जब आपने मिलाया तो यहां पर जो वाष्प बन रहा था, ये जो वाष्पन की क्रिया हो रही थी, ये और कम हो गई। क्या हो गई, वाष्पन की क्रिया जो है वो कम हो गई, और जब ये कम हुई तो इसे ही कहा जाता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो आपको ये बताना है कि वो ऐसा कौन सा मिश्रण है जो यहां पर ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत कर रहा है। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण है, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण है, या फिर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण है, या फिर एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का मिश्रण है। क्या आप लोगों को पता है इसका आंसर? फर्स्ट का सी, यस, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये रहा सर कार्बन, यहां पे था हाइड्रोजन, इधर आपके 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं सर, ये हमने Cl जोड़ दिया सर। आगे जब हम गए तो हमें यहां कार्बन देखने को मिला था, इससे डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, और ये यहां पर हाइड्रोजन आबंध बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? हाइड्रोजन आबंध। और इस हाइड्रोजन आबंध के कारण पे इन पर जो वाष्पन की क्रिया होनी चाहिए वह नहीं होती। मतलब जो इनका क्वथनांक बिंदु, जो बॉइलिंग करने के बाद वाष्पन की क्रिया तेजी से होनी चाहिए थी, वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर एक आबंध बन गया, आपस में दो अधिकारक मतलब दो विलय और विलायक के मध्य अन्योन क्रियाएं होने लगी। ठीक है, आकर्षण बल जो है बढ़ गया, विलायक और विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ गया। इस कारण से यहां पर जो है वो यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करने लगे। गुड इवनिंग बेटा काजल। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं यहां पर, जैसे कि एथिल अल्कोहल और बेंजीन और टॉलुइन। तो ये वाले और ये वाला आपको आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे हम पहुंचते हैं, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? एजियोट्रॉपिक मिश्रण वे होते हैं जो, या आप इसके लिए हिंदी वर्ड लिख लो, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। क्या करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। चलो कंफ्यूज मत होना, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण वे होते हैं। अलग अलग ताप पर उबलते, मतलब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और संगठन इनका अपरिवर्तित रहता है, राउल्ट के नियम का कड़ाई से पालन करते हैं, या केवल आदर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे? फटाफट से जरा मुझे बताइए। स्थिर क्वथनांकी का मतलब क्या होता है? स्थिर क्वथनांकी का मतलब क्या होता है? आंसर करेंगे सेकंड नंबर के ऑब्जेक्टिव का। आप इसके डी बोल रहे हैं, यस, यह निश्चित ताप पर उबलते हैं और इनका संगठन जो है वो अपरिवर्तित होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अल्कोहल और जल का मिश्रण। क्या है बेटा? अल्कोहल और जल का मिश्रण। और यदि बताऊं डीप, तो एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। एथिल अल्कोहल 95% और जल 0.45% है ना, या आप ये बोल सकते हो 5% जल। चलिए बी वाला जिन लोगों ने कमेंट किया, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है अणुसंघ गुणधर्म। 3 नंबर का है ये। अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, या फिर विलय की भौतिक अवस्था पर। किस पर ये निर्भर करते हैं? अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलय के कणों की संख्या, विलय की भौतिक अवस्था। किसके साथ जाएंगे आप?
आप बोल रहे हैं तीसरे का सी, लेट सी क्या है इसका सही आंसर। तीसरे का, ओहो, तीसरे का सी आंसर आ गया। क्या आ गया? तीसरे का सी। यस, यहां पर हमें प्रकृति से लेना देना नहीं है, हमें यह पता होना चाहिए कि उसके कितने कण हैं। कण का मतलब यहां पर मोल से है। कुछ जैसे कि नमक NaCl हम पानी में घोलते हैं तो 1 मोल होता है, शुरू में जब हम लेते हैं वो 1 मोल होता है, परंतु जब वो पानी के अंदर जाता है तो वो वियोजित हो जाता है। अब उसके कणों की संख्या 1 से कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ऐसे हमें कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कौन? अणु संघ गुणधर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सारे ऑब्जेक्टिव बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, चाहे वो 12th हो या PNST हो, सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही खतरनाक तरीके से आएंगे। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लाने वाला हूं आज फिर से, और जो ऑफलाइन टेस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है आप लोगों से, हम उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे हैं वो, जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगी तो इसके बाद में लिंक आ जाएगी कितने टाइम से आपको केमिस्ट्री की एक और क्लास लगानी है, जहां पर स्पेशली फोकस करेंगे कल जो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आए थे उन पर, और साथ ही नए वाले पर भी, ठीक है। तो हो सकता है वो क्लास थोड़ी लंबी जाए, तो खाना वाना खा पी के मस्त बता देना। अब आप 4th नंबर का मुझे बताएंगे कि क्या है इसका सही जवाब। हम 4th नंबर पे आ चुके हैं। आप सभी को लाइव स्ट्रीम दिख रही है? हाँ जी, मुझे तो दिख रही है। चलो, समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? पराशरण का प्रयोग किया जाता है, प्रतिलोम पराशरण का प्रयोग किया जाता है, विसरण का प्रयोग किया जाता है, या फिर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? क्या है आपका सही जवाब? एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है, सभी ने आंसर कर दिया है। फ्रीज। गुड इवनिंग बेटा प्रीति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम लोगों ने मैडम का स्टेटस देख लिया है, बहुत खुश होंगे तुम लोग हैं। चलो आगे बताओ जरा, 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव मुझे बताओ कि क्या करोगे इसका आंसर। ऐसा कुछ डायग्राम बना होगा आपकी बुक में एक, ये अर्धपारगम झिल्ली है, यहां पर शुद्ध जल है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कम सांद्र है और ये अधिक सांद्र है, ये कम सांद्र है और ये अधिक सांद्र है, ठीक है। तो विलयन का प्रभाव किस ओर होगा? आपने लिखा है 4th का बी। 4th का बी जो है वो प्रतिलोम पराशरण दाब, बिल्कुल एकदम सही है। प्रतिलोम पराशरण दाब इसका सही आंसर है, ठीक है। वेरी गुड बेटा लक्ष्मी। बाकी कितने लोगों ने दिया है? काजल ने दिया है। काजल आपका नाम बताओगे बेटा, क्या नाम है पूरा? क्या आप कोचिंग के ही बच्चे हो या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट हो? प्रतिलोम पराशरण दाब का प्रयोग करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं 5वें ऑब्जेक्टिव में कि पराशरण दाब ज्ञात करने का सही सूत्र आपको पता होना चाहिए। पराशरण दाब जिसे आप पाई बोलते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र कमेंट सेक्शन में इसके बाद लिखो जरा, क्या है इसके बाद का सूत्र लिखो फटाफट से। क्या होगा इसके बाद? पराशरण दाब का सही सूत्र ये आपको पता होना चाहिए। ओके करीना डहरिया, करीना डहरिया, ओके बेटा फटाफट से जरा मुझे बताओ। ये शायद आपकी सिस्टर का फोन है ना? चलिए मुझे बताइए फटाफट से कि क्या है इसका सही जवाब। पराशरण दाब का सूत्र मैंने लास्ट ईयर अभी आपको प्री बोर्ड में या 6 महीने में बताया था कि पराशरण दाब का सूत्र याद कर लेना, आ जाएगा, वापस आ सकता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर होता है CRT। वेरी गुड, जिस भी बच्चे का ये आंसर है, वेरी गुड बेटा, आपका जवाब एकदम सही है। CRT को हम ऐसे भी लिखते हैं N/V RT। सी क्या है? सांद्रता है, और सांद्रता की यदि हम बात करें, सांद्रता की यदि हम बात करें, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोल उसकी सांद्रता कहलाती है। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2.M शर्करा के 500 ml जलीय विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम शर्करा की आवश्यकता होगी? कितने ग्राम शर्करा की आवश्यकता होगी? आपको यहां पर मोल दिए हुए हैं, ठीक है। आपको यहां पर आपको मोलरता दी हुई है, आपको विलय के मोल से
ये रहा विलय के मोल बटे विलियन का आयतन करना है, विलियन का आयतन करना है। पीएनएसटी वालों आपके लेवल का क्वेश्चन है बेटा, ये आयतन आयतन करना है और मान रखना है। अब इसके आगे भी यदि सूत्र तुम्हें चाहिए, इसके आगे भी यदि हमें सूत्र चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, देखो m बराबर होगा विलय के मोल जो है वो होता है WB बटे MB इंटू 1000 बटे VML, क्योंकि हमें यहां पर जो दिया है वो 500 ml दिया है, 1000 होना चाहिए। मान रख दो बचा खटाखट से, यहां पर आ जाएगा 2 करो 0.0 हटा दो। WB कितना दिया हुआ है, WB तो चलो यहां पर हमें यही तो ज्ञात करना है, यहां पर हमें यही ज्ञात करना है। अब हमें शुगर का सूत्र पता होना चाहिए ना, शुगर केन का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको ग्राम में ही तो मात्रा ज्ञात करनी है, MB निकालना होगा। शुगर का सूत्र होता है C12H22O11, ये रहा आपका शुगर का सूत्र। इस सूत्र का अणुभार निकाल लो, अणुभार यहां रख देना 1000 बटे 500 ml और सॉल्व करके मुझे फटाफट से जरा आंसर बता दो, है ना। ये तुम्हारे काम का है जो तुम्हें बताना है। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 6 का A बता रहे हो आप, मुझे बता रहे हो क्या 6 का A। तो सॉल्व करके निकाल के बताना है बेटा फटाफट से, है ना, गलत जवाब नहीं होना चाहिए। 6 का आएगा B, 6 का कितना आएगा B 342 ग्राम। मैंने आपको सारे सूत्र वगैरह बता दिए, आपने फिर भी गलत किया है ना, कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना। इफ ये तो बता रहा है ऐसा, परंतु फिर भी आप एक बार चेक कर लोगे फैक्ट चेक, है ना, जैसे सूत्र से मैंने बताया वैसा निकाल के देखना है। ओके, यदि गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर दिस इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंग गुणधर्म नहीं है। आपको यह बताना कि पराशरण दाब अणुसंग गुणधर्म है कि नहीं, क्वथनांक में उन्नयन है कि नहीं, वाष्प दाब या फिर हिमांक में अवनमन, इनमें से कोई एक जो है वो अणुसंग का गुणधर्म नहीं है। किसके साथ आपकी वोटिंग होगी, किसके साथ आपकी वोटिंग होगी, फटाफट से जरा मुझे बताओ किसके साथ जाना पसंद करोगे तुम। इनमें इन चारों में से एक अणुसंग गुणधर्म नहीं है। तो मैंने जो पढ़ा है पराशरण दाब तो है, क्वथनांक में उन्नयन भी है, हिमांक में अवनमन भी है, एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मगर तो यहां पर आपेक्षिक अवनमन जो शब्द है वो मिसिंग है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा, एकदम करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, बाकी बच्चे कहां गए, कुछ बच्चे तो बिल्कुल राम भरोसे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, कृपा सब पर बनेगी। सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, हो सकता है नंबर इधर उधर हो गए होंगे। ठीक है, रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती है जब उन्हें अल्प परासारी विलयन पे रखा जाता है, अति परासारी विलयन पर रखा जाता है, सम परासारी विलयन में रखा जाता है या फिर शुद्ध जल में रखा जाता है। आपको एक बीकर लेना है, इस बीकर में एक विलयन भरा हुआ है और उस विलयन पे जैसे ही आप कोशिका डालते हो, जैसे ही आप एक जीवित कोशिका डालते हो, उसका आकार ये होना चाहिए, डालने के कुछ समय बाद उसका आकार सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये वाला विलयन क्या कहलाएगा, अल्प परासारी, अति परासारी, सम परासारी या फिर शुद्ध जल, क्या बोलोगे तुम इसे। नॉर्मली कोशिका में जो लवण की मात्रा होनी चाहिए वैसे 0.9% होनी चाहिए, आई होप सो, एक बार चेक कर लेना फिर भी। ठीक है, आप बोल रहे हो सी, 7th का सी, लेट सी बी है, क्या है, अति परासारी विलयन। क्या है बेटा इसका सही जवाब, अति परासारी विलयन। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ते हैं, 8 का ए लिख रहे हो तुम लोग, बिल्कुल कुछ भी। राउल्ट के नियम किन विलयनों के लिए मान्य है, राउल्ट का नियम किन विलयनों के लिए मान्य है, केवल सांद्र विलयनों के लिए, ऐसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, या फिर ऐसे केवल तनु विलयनों के लिए, मतलब एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक, या फिर गैसों के लिए। तो गैसों के लिए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके लिए बहुत महान वैज्ञानिक है हमारे हेनरी जी, इन्होंने नियम दे चुका है, इनका एक ही नियम है। परंतु आज हमारे स्कूल की एक कोचिंग की एक छात्रा यशिका, वो बोलती है हेनरी के कितने नियम हैं। हो जाता है कभी कभी ज्यादा पढ़ाई में, केमिस्ट्री में ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। तो हेनरी का एक ही नियम है बेटा, हेनरी का एक ही नियम है, केवल सॉरी, ये हेनरी के लिए गैसों के लिए होगा, और राउल्ट ने जो नियम दिया वो तनु विलयनों के लिए दिया। किसके लिए दिया है, तनु विलयनों के लिए उन्होंने अपना नियम
दिया है। आगे बढ़ूं मैं, चलो 10वें नंबर पे आते हैं। मोलरता की इकाई बतानी है तुम्हें। मोलरता यानी कि कैपिटल एम। आज बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इस वजह से इसे ऐड किया गया है। आपको मोलरता की इकाई बतानी है। कुछ लोगों ने तो परिभाषा भी गलत लिखी है, कुछ लोगों ने परिभाषा भी गलत लिखी है। सर एकदम से डर गए, सर के लिए पानी आया था और सर डर गए। तीन लैपटॉप रखे होते हैं, 3 मोल प्रति लीटर। यस, देख लो बेटा, जिन लोगों ने टेस्ट दिया था मोल प्रति लीटर, या आप मोल इंटू लीटर इनवर्स -1 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो जब अंतर लिखो तो गलत मत लिखना आप। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल मोलरता कहलाती है, ठीक है। स्पेशली समर वाले बच्चों ने, कुछ लोगों ने गलत किया है। रिएक्शन बोल रहा हूं रे, ये इकाई गलत लिखी है। चलो आगे बढ़ूं मैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब होता है। शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब होता है। यह है पानी, इस पे भरा हुआ है पानी, ठीक है। इसे तुम कर रहे हो गर्म, और ये है आपका नमक वाला पानी, इसे भी आप कर रहे हो गर्म। अब जरा मुझे ये सोच के बताओ कि किसमें वाष्पन की क्रिया थोड़ी तेज होगी, जिसमें तेज होगी उसका अधिक होगा, जिसमें कम होगी उसमें कम होगा। तो बस तुम्हें वही बताना, शुद्ध विलायक ये रहा पानी, ये रहा विलयन, तो वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। फटाफट से लॉजिक लगा के आंसर दो, इसका क्या होगा। क्या आंसर लिख दें हम, हो कम होगी। क्या होगी बेटा, 11th का कम होगी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अगला है वॉन टॉप गुणांक आई का मान NaCl के लिए होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मतलब ये बात है कि जल में डालते ही, जब आप इसे जल में डालोगे तो क्या NaCl ही रहेगा, क्या NaCl जो है वो NaCl ही रहेगा, या फिर Na पॉजिटिव आयन हो जाएगा और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो टूट रहा है तो कितने आयनों में टूट रहा है, जरा फटाफट से मुझे बताओ। आपने लिखा है 12th का 2, वेरी गुड। मैं हिंट करते रहूंगा आप लोगों को, मैं जो है आपको हिंट करते रहूंगा। 2 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक Ks किस पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन की मोललता पर, या फिर वाह्य दाब पर। आपको यह बताना है। Kf स्थिरांक की बात हो रही है बेटा, है ना, Kf की बात हो रही है। क्वथनांक, अच्छा इसके 3-4 नाम है भैया, इसके 3-4 नाम भी कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिखने हैं फटाफट से, है ना। आप बोल रहे हो 13 का सी। बेटा Kf जो है वो विलयन के लिए नहीं होता, Kf जो है वो कभी भी विलयन के लिए नहीं होता, वो होता है शुद्ध विलायक के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो सही बात होगी वो होगी बी वाला, विलायक की प्रकृति पर, है ना, विलायक की प्रकृति पर, ठीक है। Kf है बेटा, Tf नहीं है। क्या है, Kf है। Tf होता तो आप बोल सकते थे विलयन की मोललता पर, है ना। डेल्टा Tf यदि होता तो आप बोल सकते थे विलयन की मोललता पर, परंतु यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर आपको Kf के बारे में बात करनी है ना। तो हो गया एक ऑप्शन गलत, आपने एक ऑप्शन जो है वो गलत कर दिए। ये था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा भैया आपको ये भी याद रखना है कि मोलर हिमांक अवनमन के कितने सारे नाम है। आपकी बुक में इसके 3 से 4 नाम दिए हुए हैं, तो चारों को एक तरफ से लिख लेना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी लाइनें हाईलाइटेड है। आगे बढ़ते हैं। समान मोलर सांद्रता वाले निम्नलिखित विलयनों में से किसका हिमांक सबसे न्यूनतम होगा।
अब आपको यहां बोल रहा है समान मोलरता, समान मोलरता मतलब एक जैसे मोल अंश है उनके विलयन के आयतन में, तो किसका हिमांक बिंदु सबसे कम होगा? यूरिया वाले विलयन का होगा, ग्लूकोज वाले विलयन का होगा, NaCl वाले के लिए होगा, या फिर K2SO4 वाले के लिए होगा? फ्रीजिंग पॉइंट, किसका हिमांक बिंदु सबसे कम होगा? फटाफट से जरा इसका आंसर करो, और मैं ही बता देता हूं इसका आंसर होगा K2SO4। क्या होगा सही जवाब? K2SO4। ये बहुत जल्दी अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, जिस कारण से कणों की संख्या बढ़ जाएगी विलयन के अंदर, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा कुछ इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, ये वाले तो जैसे कि वैसे ही रहते हैं, वियोजित नहीं होते। ये भी वियोजित होता है परंतु कम, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, उल्टा चलता है थोड़ा सा। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अर्धपारगम झिल्ली में से केवल कण गुजर सकते हैं। अर्धपारगम झिल्ली है, ये रही आपकी अर्धपारगम झिल्ली। यहां पर विलयन भरा हुआ है, इस ओर विलय विलायक दोनों है, इधर तरफ शुद्ध विलायक है। चलो थोड़ा सा, ये रहा आपका विलयन, ये क्या रहा? विलयन रहा। अब मुझे ये बताओ कि कौन से कण आ सकते हैं इस ओर, किस ओर आ सकते हैं? फटाफट से जरा मुझे बताओ, कौन आ सकता है? विलय आ सकता है या विलायक आ सकता है? क्या होगा तुम्हारा आंसर? किसके कण आ सकते हैं? तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अर्धपारगम झिल्ली में से कौन आ सकते हैं? विलायक आ सकते हैं। वेरी गुड बेटा, विलायक के कण। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, 2 बार आ गया। अर्धपारगम झिल्ली में से केवल किसके अणु पार हो सकते हैं? विलय के, विलायक के, जटिल आयन के, या फिर दोनों के? फिर से एक बार और आ गया है ऑब्जेक्टिव, पहले 1 वर्ड में आया था, यहां पर आगे तो तुम लोगों ने इसका आंसर पहले ही दे चुके हो, विलायक के। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता? कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता? आज आपको अंतर दिए थे 4 नंबर में, जिस बच्चे को पता होगा फटाफट से कमेंट करोगे। मोलरता ताप पर निर्भर करती है कि नहीं? नॉर्मलता, मोललता, फॉर्मलता, कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है ना? हाँ, नहीं करता है। बताओ क्या है आपका सही जवाब? क्या आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर? कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता? यस सर, हम जानते हैं इसका सही जवाब जो है वो है, इसका सही जवाब जो है वो है मोललता, स्मॉल एम। क्या है? स्मॉल एम। मोलरता यानी कैपिटल एम। ठीक है, मोललता। किसी ने नॉर्मलता लिखा है, किसी ने नॉर्मलता लिख दिया, गलत बात, गलत बात। बी वाला सही है, सी वाला सही है। ठीक है, अब है स्थिर क्वथनांक के मिश्रण जो न्यूनतम क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं, वे राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दिखाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, कोई विचलन नहीं दिखाते, पूर्णतः आदर्श विलयन जैसा व्यवहार करते हैं। स्थिर क्वथनांक के मिश्रण जो न्यूनतम क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं, वे राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दिखाते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, कोई नहीं। आई एम वेटिंग। गुड इवनिंग बेटा समीक्षा, गुड इवनिंग। अपने बाकी सारे दोस्तों को भी जरा शेयर कर दो। 18वें नंबर के ऑब्जेक्टिव में हम आ चुके हैं। आपने बोला है कोई विचलन प्रस्तुत नहीं करता, बहुत गलत बात है, कुछ भी बातें कर रहे हो। अच्छा, एक बार जरा चेक कर लो किस किस ने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरा देख लो, और नहीं किया तो कर देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मेरे साथ साथ भी। 18 का लिख रहे हो आप बी, लक्ष्मी ने लिखा है बी, और टीना ने भी पुराणु ने लिख दिया बी, समीक्षा ने लिख दिया बी। चलो यहां पर एक बात है, न्यूनतम क्वथनांक। न्यूनतम क्वथनांक का मतलब यह है कि नॉर्मली पानी जो है वो 100 डिग्री ताप पर बॉईल होता है। ठीक है, आपने इसके साथ कोई ऐसी चीज मिला दी, आपने कोई इसके साथ ऐसी चीज मिला दी कि आपको इसको 100 डिग्री तापमान देने की आवश्यकता नहीं है, ये 40 डिग्री पर ही हो जाएगा। मतलब इसका क्वथनांक कैसा हो गया? न्यून हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। अब बिना ही ऊष्मा दिए या फिर अपने आप ही यदि वाष्पन की क्रिया होने लगी, मतलब क्या है इसका?
उसमें वाष्पन की क्रिया अधिक हो गई। क्या हो गई? वाष्पन की क्रिया जो है वो अधिक हो गई। अब राउल्ट के दो प्रकार के विलयन होते हैं, एक आदर्श और एक अनादर्श। अनादर्श विलयन में भी दो कैटेगरी है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक वाले वे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी वाष्पन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वाष्पन करते हैं। जल्दी जल्दी वाष्पन का मतलब उन्हें तापमान की कम आवश्यकता होती है, और जो बहुत जल्दी जल्दी वाष्पन करते हैं उन्हें हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले विलयन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है आप सभी का। अगले ऑब्जेक्टिव पे मैं आ चुका हूं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? फटाफट से मुझे बताइए आप लोग। ये वाला वन वर्ड टाइप क्वेश्चन में आता है, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन में आएगा, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा। 18 एम, 50 एम, 15.5 मोल या फिर 100 मोल। क्या दोगे आंसर? क्या लिख के आओगे? देखो तो कितने महान लोग हैं मेरे पास में। 19 का आप लिख रहे हो सी सी सी। चलो ठीक है, जिन लोगों ने सी लिखा है वो बिल्कुल सही है, एकदम एकदम करेक्ट हो बेटा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, ग्लूकोज और यूरिया के लिए आई का मान कितना होगा? ग्लूकोज और यूरिया को यदि आप पानी में मिलाते हैं, ग्लूकोज और यूरिया को यदि आप पानी में मिलाते हैं तो ये आयनों में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, या फिर जैसे कि वैसे ही रहते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, क्या जैसे कि NaCl जो है वो दो आयनों में विभाजित हो जाता है, तो ग्लूकोज और यूरिया के साथ में C6H12O6 एक ये सूत्र है ग्लूकोज का, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2, ये है यूरिया का सूत्र। ये जब पानी के अंदर जाएंगे तो ये वियोजित होंगे या नहीं होंगे, ये आपको मुझे बताना है फटाफट से। मैंने आपको आधी से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर दी है। नाउ टेल मी द आंसर, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर बेटा, फटाफट से मुझे बताओगे। क्या ये जल में जाने के बाद में अपने आयनों में टूट जाते हैं या फिर जैसे के वैसे ही रहते हैं? यदि टूट रहे हैं तो वियोजन का मान यानी आई का मान जो जाएगा वो हो जाएगा 2, और जैसे के वैसे ही रखे रहे हैं तो आई का मान होगा 1। तो थोड़ी देर पहले सर ने आपको बता दी है ये वाली बात, थोड़ी देर पहले सर ने आपको ये वाली बात बता दी है। यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1, क्योंकि ये आयनित नहीं होंगे, ये आयनों में नहीं टूटेंगे। याद रखना, यूरिया और ग्लूकोज, ठीक है, शुगर भी ऐड कर लो उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ग्लूकोज और यूरिया मान के चलो अभी आप तो। पराशरण दाब मापने के दौरान विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त पद है। आपको यह बताना है कि पराशरण दाब मापने के लिए सबसे उपयुक्त पद कौन सा है? मोलरता है, पीपीएम है या भार प्रतिशत है? आप पाई बराबर आगे क्या लिखना पसंद करोगे? पाई जो है वो किसके बराबर होती है और किसके गुणा में होती है? फटाफट से। करीना ने 1 लिखा है, पता नहीं कैसे बाद में लिखा है या अभी लिखा है। चलो कोई नहीं, लाइव चैट कभी कभी धीमे भी होती है, सर फटाफट से बता देते हैं। हार्ट वार्ट बराबर से भेजते रहो, कुछ बच्चे भेजते हैं, कुछ बच्चे नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ कि कौन सा है। 21वें नंबर के ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मुझे बताना है। हम 21वें नंबर के ऑब्जेक्टिव में है और सही जवाब है इसका मोलरता। पाई बराबर होता है CRT, तो सबसे उपयुक्त पद जो है वो है सी फॉर सांद्रता। ठीक है, और इसे समहाउ हम विलय में किसी निश्चित आयतन में विलय के मूल जब उपस्थित होते हैं तो हम उसे सांद्रता भी बोलते हैं और कुछ जगह पे मोलरता भी बोलते हैं। देखो, यदि आयतन निश्चित नहीं, उसमें विलय के मोल है, वो कहलाती है उसकी सांद्रता। परंतु यदि विलयन का आयतन निश्चित है और उसमें कुछ कण है विलय के, तो हम उसे कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं बेटा? उसे मोलरता। चलो लेट्स सी कि मेरा जो गैस है वो सही है कि नहीं है। मेरा जो गैस है वो सही है कि नहीं? हाँ, मेरा गैस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि 33 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे। 32 है ना ये तो ये ऑब्जेक्टिव, हाँ 22 नंबर के में। 22वें नंबर के ऑब्जेक्टिव में आते हैं, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? वहां अधिक ठंड होती है इसीलिए, वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसीलिए,
वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक होता है, इसीलिए जल की गुप्त ऊष्मा बदल जाती है, इसीलिए कौन सा वाला पॉइंट जो है वो सही है तुम्हारे लिए? किसके साथ जाना पसंद करोगे? वहां ठंड अधिक होती है तो क्या हम पानी गर्म नहीं कर सकते क्या? वो कोई फैक्टर नहीं है। पहला वाला ऑप्शन जरा बताओ, किस कौन कौन है जो मुझे बता सकता है कि क्या होगा इसका सही रीजन? वहां ठंड अधिक होती है। 22 का आंसर देख लो सभी लोग, वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अभी जब हम है यहां पर वायुमंडलीय दाब वो है 1, ये इससे और कम हो जाए, 0 हो जाए या इससे भी और कम चला जाए तो क्या होगा? उसको पहले इस पर लाना पड़ेगा, और इस पर लाने के लिए हमें ताप की थोड़ी ज्यादा आवश्यकता होगी, तो ये उबलेगा नहीं। कैसा होगा? बहुत संघर्ष करना पड़ेगा हमें। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कारों के रेडिएटर में क्यों किया जाता है? क्वथनांक को कम करने के लिए, हिमांक कम करने के लिए, शयनता बढ़ाने के लिए, या फिर जंग रोकने के लिए? ठीक है, कारों में एथिलीन ग्लाइकोल, बार बार ये वर्ड आपके लिए आ रहा है, एथिलीन ग्लाइकोल C2OH, C2OH। ठीक है, ये वर्ड बार बार इसे याद कर लेना, ये कई बार तुम्हें पूछा जाएगा। ठीक है, C2H6O2 इसका ये भी सूत्र होता है। सर थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 23 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे हैं आप, तो यहां पर इसका देख लो, लिख लो कहीं, PNST वाले बच्चों के लिए था स्पेशली ऑब्जेक्टिव, 12th वालों को भी पूछा जा सकता है। तो हिमांक कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एंटी फ्रीजर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.1 m मोल ग्लूकोज, मोलर ग्लूकोज और 0.01 मोलर कैन शुगर के विलयन आपस में कैसे होंगे? मतलब दोनों की जो मोलरता है वो एक जैसी है, तो ये समपरासारी विलयन होंगे, अति परासारी विलयन होंगे, अल्प परासारी विलयन होंगे, या फिर आदर्श विलयन होंगे? किसके साथ जाना पसंद करोगे? जब इन दोनों को अर्धपारगम झिल्ली के साथ में रखा जाएगा तो ये इस ओर जा पाएगा या इस ओर जा पाएगा, इस बात पर बहस है, और यही तुम्हें बताना है फटाफट से। क्या तुम बता पाओगे? अच्छा, ये आज चैप्टर का एंड है ना, इसके बाद में इसके सारे ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद से इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, वैसे बनने को तो लाखों बन सकते हैं, परंतु 12th के हिसाब से सही है, PNST में और ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो यहां आके तो ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि पौधों में जो है जल का प्रवाह जड़ से लेकर तनों तक किस कारण होता है, किस गुणधर्म के कारण होता है, तो आप वहां पर लिख के आएंगे पराशरण दाब। एक ये वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऐड नहीं है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चैप्टर एंड हो जाएगा। बाकी यदि आपके दोस्त जिन्हें नहीं पता कि सरल एकेडमी की अपडेट कहाँ आती है, तो सरल एकेडमी का खुद का व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर आप जैसे ही हाई लिखोगे, इस नंबर पे मैसेज करोगे, तुम्हें सारे ग्रुप्स की लिंक अपने आप आ जाएगी और सब कुछ फ्री है। ठीक है, चैनल पे ज्वाइन होने की कोई भी चार्जेस नहीं है। आप बोल रहे हो समपरासारी विलयन, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। सांद्रता की वह इकाई जो गैसीय विलयता के लिए प्रयोग होती है। सांद्रता की वह इकाई जो गैसीय विलयता के लिए प्रयोग होती है। हेनरी के नियम की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? हेनरी के नियम की। जिसे हेनरी का नियम पता होगा, हेनरी नियम पता होगा, दैट इज P समानुपाती होता है व्हाट? यदि यू नो दिस तो यू नो द आंसर। तो फटाक से जरा मुझे बताओ क्या लिखोगे, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है? चलिए जी बताइए जरा फटाफट से, क्या लिखोगे? एम लिख दूं? एम लिख दूं मैं यहां पे फटाक से? तुम्हारे कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं, कुछ लोग करेंगे, डिले से आएगा कमेंट। तो सही आंसर है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मींस मोल अंश, मींस एक्स। ठीक है, एक्स इसका करेक्ट आंसर है। P समानुपाती होता है एक्स के। वेरी गुड टीना। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। हेनरी के नियम का गणितीय रूप है, हेनरी के नियम का गणितीय रूप ये रहा, P बराबर होता है KH इंटू एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव नोट कर लो कहीं, ये आने वाला है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रक्त और 0.9% NaCl विलयन आपस में होते हैं। अति परासारी, समपरासारी, अल्प परासारी और अनादर्श।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा डीप की लाइन है, अंदर की। जरूरी नहीं है कि ऐसी ही पूछी जाए, इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में ही पूछी जाए। किसी भी फॉर्मेट में ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि क्या है इसका कारण। ठीक है, आपने लिखा है 26 का सी, 26 का लिखा है आपने सी। अल्प परासारी, चलो मैं ही देख लेता हूं बेटा। समपरासारी होता है, कैसा होता है? समपरासारी। इससे कम है तब अल्प परासारी होगा, इससे ज्यादा प्रतिशत है तो अति परासारी होगा। यदि ये दोनों है तो समपरासारी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, कोई भी आर पार नहीं होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। ताप बढ़ाने पर KH के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? KH का मान घट जाता है, KH का मान बढ़ जाता है, KH का मान स्थिर रहता है, KH का मान शून्य हो जाता है। फटाफट से जरा इसका आंसर करो, मैं देख रहा हूं। आप आ गए 28 नंबर के में। KH का मान जो है वो ताप बढ़ाने पर बेटा बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ जाता है, हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, गैसों की विलयता कम हो जाती है। चलिए जल में, जलीय स्पीसीज ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में रहना कम आरामदायक क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि गर्म जल में O2 के लिए KH का मान कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्म जल में ऑक्सीजन की विलयता अधिक होती है। ये वाला पॉइंट है, किस पॉइंट के साथ जाना पसंद करोगे? फटाफट से जरा इसका आंसर बताओ। यहां पर जो आपका आंसर निकल के आया है वो है गर्म जल में O2 की विलयता कम हो जाती है, इस वजह से वो श्वसन जल्दी जल्दी ले पाते हैं। 30 नंबर का ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण दिखाता है धनात्मक विचलन या फिर ऋणात्मक विचलन। किसके साथ जाना पसंद करोगे? अब भी थोड़ी देर पहले शुरू में ऑब्जेक्टिव आया था, अब भी थोड़ी देर पहले ये ऑब्जेक्टिव आया था। सर ने आपको बताया है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण किस प्रकार का विचलन दिखाता है, धनात्मक और ऋणात्मक। फटाफट से जरा इसका आंसर कमेंट करोगे और मुझे बताओगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम सेट कर दूं मैं। चलो हो गया सेट, आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाता है माइनस, किसी ने लिखा ना माइनस, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। गैस की विलायक में विलयता और दाब के बीच संबंध P बराबर होता है KH इंटू एक्स कहलाता है। राउल्ट का नियम, बॉयल का नियम, हेनरी का नियम, चार्ल्स का नियम, किस नाम से जानते हो? तो मेरे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने सबको बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने उन्हें मालूम है कि इसे क्या कहते हैं। आंख बंद करके बता देना कि इसे हेनरी के नियम कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। ये देख लो आंसर, हेनरी का नियम। ये देखो इधर से हेनरी का नियम। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर पर्वतारोहकों को किस कारण कमजोरी और अस्पष्ट सोचने की समस्या होती है? शरीर में N2 की अधिकता, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण रक्त और ऊतकों में O2 की सांद्रता का कम होना, उच्च दाब तथा बैंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये वाला ऑब्जेक्टिव एकदम से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब हम आए तो O2 की सांद्रता निम्न होने के कारण पर्वतारोह में होने वाली इस बीमारी को क्या कहते हैं? इस बीमारी को क्या कहते हैं? तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, तुम हाइपरटेंशन लिख के मत आना। इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोला जाता है बेटा? एनॉक्सिया बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव कल के कुछ रिपीटेड है तो तुम्हें याद होना चाहिए, इस वजह से इन्हें डाला हुआ है मैंने फटाफट से। इन्हें बोला जाता है एनॉक्सिया। सी 32 33 पे हम आ चुके हैं, 33 पे हम आ चुके हैं। देखो बी 33 का आपने बोल दिया है सी। आगे बढ़ते हैं अगले नए ऑब्जेक्टिव के साथ। ठोसों की द्रव्य में विलयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर लिखोगे दाब बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर कोई सार्वभौमिक प्रभाव नहीं पड़ता, दाब बढ़ाने पर विलयता घटती है। दाब का प्रभाव केवल द्विआंगी विलयनों पर होता है। आई वांट टू नो योर आंसर। क्या आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? क्या है आपका सही जवाब? फटाफट से कमेंट करके बताओ। एंड हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से कुछ नए ऑब्जेक्टिव रखे सर ने, ये थोड़े कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव थे, इस वजह से इन्हें रिपीट किया गया है। तो जरा सोच के बताओ कि क्या होगा सही आंसर, है ना। 34 का आंसर
कमेंट करके बताओ। 34 कुछ को आंसर करेंगे खटाक से। हमें और भी लाइव स्ट्रीम कवर करनी है आज, हमें और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज, ठीक है। चलिए 34 का बी, 34 का बी, यहां पर बी वाला जो आंसर है बिल्कुल सही है, सभी को याद है ना। चलिए आगे आते हैं। अनादर्स विलियन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनका एक उदाहरण बताओ। अनादर्स विलियन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनका एक उदाहरण बताना है आप सभी को। ऐसे कोई विलियन का उदाहरण बताओ जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते। आपको आदर्श विलियन का उदाहरण भी आ सकता है कि आदर्श विलियन का उदाहरण दीजिए, ऋणात्मक विचलन करने वाले विलियनों को उदाहरण दीजिए, धनात्मक विचलन करने वाले विलियनों को उदाहरण दीजिए। तो आपको सबके लिखवाए हैं सर ने कॉपी में, सबके आपको उदाहरण लिखवाए हैं सर ने। क्या हो गया भैया, ब्लैक क्यों हो गई थी स्क्रीन अभी कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैक हुई थी। एक बार जरा मैं चार्जर देख लूं, क्या ये कनेक्ट है? हाँ ये कनेक्ट है। फटाफट से जरा आंसर बताओ। याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एथेनॉल वाष्पीकृत विलयन, वाष्पीकृत पदार्थ है। उसी प्रकार से एसीटोन, जो आप नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हो ना, स्पेशली गर्ल्स, तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है, जैसे ही आप लगाते हो नेल पॉलिश छूटता है वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, चलो सॉरी एथेनॉल भी आप क्लोरोफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी गलती से एथेनॉल हो गया, यहां पर क्लोरोफॉर्म आएगा। क्या आएगा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड। किसका था यह आंसर? यह आंसर था करीना का, ठीक है। एथेनॉल और एसीटोन, सॉरी मैं ही सही था, मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। अरे तुम लोगों ने मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। एथेनॉल, चलो एथेनॉल और जो है एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन दोनों वाष्पीकृत द्रव्य हैं, ये उड़ते हैं। परंतु जो इन्होंने क्लोरोफॉर्म वाला बताया था, तो ये रहा सी और एच, यहां पर 3 Cl रहेंगे, यहां पर 3 Cl रहेंगे, यहां पर O रहेगा डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन, और इधर R समूह, ठीक है। तो यहां पर एक आबंध निर्मित होगा, सर ने आपको बताया था कौन सा वाला, हाइड्रोजन आबंध। तो ये जब निर्मित होगा ना बेटा, तो ये धनात्मक की जगह ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा। कौन सा विचलन प्रस्तुत करेगा? ऋणात्मक विचलन। तो गलत जवाब था तुम्हारा, तुमने सर को ही कंफ्यूज कर दिया, सर को ही कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं सही लिख रहा था एथेनॉल और एसीटोन। ये वाला जो है आपने जो लिखा था क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। क्यों? हाइड्रोजन आबंध के कारण। शुरू में ही बताया था मैंने, फिर भी गलत कर दिया तुम लोगों ने, मेरा भी करवा दिए गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले ऑब्जेक्टिव पे। विलय और विलायक के बीच एक गतिशील साम्यावस्था की स्थिति कब आती है? तो इसका सही जवाब है संतृप्त विलयन में। कब आती है बेटा? संतृप्त विलयन में। खुद तो कंफ्यूज हो ही हो, हमें भी कर दो। चलिए आगे है 1.0 ppm क्लोराइड आयनों की मात्रता किसकी समस्या को रोकने में काम आती है? दांतों का क्षरण। किसको रोकने में काम आती है? दांतों का क्षरण। मैं पीलापन कर रहा था गलती से, दांतों का क्षरण जो है वो सही जवाब है, दांतों का क्षरण। ए नहीं है, दांतों का पीला, कल ही समझाया था फिर भी भूल गए। अच्छा इसका ए बोल रहे हो तुम लोग, हाँ ए। अब इसका 37 का ए नहीं है बेटा, बी है, दांतों का क्षरण, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील द्रव्य के विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोलंस पार्ट्स पर विलियन। ये पूछ रहा है
कि भाई साहब ये P जो है ये किसके समानुपाती होता है। ये बोल रहा है कि ये भाई साहब W आउट ऑफ W प्रतिशत के समानुपाती होता है, ये M के समानुपाती होता है, ये X के X के समानुपाती होता है, या फिर ये PPM के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बच्चा, बताओ फटाफट से। क्या आता है, P समानुपाती होता है X के, मोल अंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव 1 के लिए राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक क्या है। अवयव 1 यानी कि P1 जो है वो किसके समानुपाती होगा, X1 के। P1 जो है वो X1 के लिए समानुपाती होगा, तो P1 बराबर होगा P01 इंटू X1 के। ठीक है, और यही यहां पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये लिखा है, ये यहां पर लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आदर्श विलयन के लिए क्या होता है। यदि आपका कोई आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन के लिए क्या समीकरण होगा, ये आदर्श विलयन के लिए सर ये समीकरण होगा कि ये P01 X1 P02 X2, यानी कि यहां पर जो PS है वो पहले विलयन का वाष्प दाब और दूसरे विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये भी प्रश्न आएगा, ये भी प्रश्न आएगा। ठीक है, ये क्यों सेव हो जा रहा है यार गलती से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आदर्श विलयन वाला भी याद रखना, आदर्श विलयन वाला भी याद रखना कि PS बराबर होता है P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2 के। आगे बढ़ते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का उदाहरण बताइए। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का उदाहरण बताइए, मतलब आप गर्म करने जा रहे हो, दोनों साथ साथ उबलने लगेंगे, दोनों का जो क्वथनांक बिंदु है वो एक सा हो जाएगा। सर ने शुरू में ही बताया था एक उदाहरण, बताओ। जल और एथेनॉल, जल और एथेनॉल, प्रतिशत सर 5 + 95 प्रतिशत, 5 + 95 प्रतिशत मिश्रण जो है वो आपका स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, क्या ये बात सही है। देखो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया ये वाला ऑब्जेक्टिव, यहां आके 90 हमारी 40 के 40 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। यहां आके हमारे 40 के 40 ऑब्जेक्टिव जो है वो समाप्त हो गए। ठीक है, अल्कोहल और वाटर, प्रतिशत याद रखेंगे आप लोग, ये आपको याद रखना है बेटा। यहां आके फटाफट 40 चैप्टर 1 सीरीज समाप्त होती है। कल से हम वैद्युत रसायन के बारे में बात करेंगे। वैद्युत रसायन का एक भी फटाफट 40 सीरीज नहीं आई है, तो कल जो सीरीज आने वाली है वैद्युत रसायन से आएगी, और आज हम फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नई वाली लाइव स्ट्रीम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। जो आज तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं उन्हें उनका सॉल्यूशन होगा, साथ ही चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आज के टेस्ट में बहुत सारी चीजें गलत की हुई है, और कल के जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं उन्हें वापस हम समझेंगे। ठीक है, हाँ सर जी आप अच्छा डांस करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, कल करते हैं, कल करेंगे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, देखते हैं कल यदि होता है तो करते हैं। अब मेरे पास फोन नहीं है बेटा, नहीं तो मैं दिखाता, मैं कॉपीराइट आ जाएगा भाई साहब, यहाँ तो दिखा ही नहीं सकता। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर मैं दिखा ही नहीं सकता। मैडम का नंबर सेव होगा आपके पास में, तो उन लोगों को हो सकता है। ठीक है कोई बात नहीं।